हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज साइंस का क्यूज, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ करंट अफेयर्स का यहाँ क्वेश्चन हमने सेट किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में कौन से एक प्रसंग में होता है? क्यूबिट क्लाउड सेवाएं में होता है, क्वांटम संघनन यानी जिसको कंप्यूटिंग भी बोलते हैं, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियों में होता है, बेतार संचार प्रौद्योगिकियों में होता है। तो क्यूबिट एक मात्रक है जो क्या है, क्वांटम संघनन में होता है। ठीक है, तो क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग की मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। यह क्लासिकल कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले बिट के समान है, लेकिन यह जीरो और एक के सुपरपोजिशन में भी हो सकता है। कर यह सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी क्वांटम यांत्रिकी अवधारणाएं क्वांटम कंप्यूटर को क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में कुछ खास समस्याओं को बहुत तेजी से हल करने की क्षमता प्रदान। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। तो है निकट परिपथ टेलीविजन, क्लोज सर्किट। तो ये निकट परिपथ टेलीविजन का मतलब होता है सीसीटीवी। ये थोड़ा ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गया ना, सी टीवी। ठीक है, तो निकट परिपथ क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो नीचे देखेंगे तो पता लगेगा कि उपयुक्त में कौन सी लघु प्रायश्चित्तियां प्रौद्योगिकियां मानी जाती है, जिसका रेंज कम होता हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला, ये सही है, लघु रेंज वाला है। रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, किसी चीज का कहीं भी पता लगाना है, रेडियो एक्टिविटी क्या बोलते हैं प्रकाश का जो है उसमें एक टाइप जो प्रकाश का होता है वो रेडियो टाइप का होता है। ठीक है, तो रेडियो आवृत्ति वही हुआ। तो रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, फिर बेतार स्थानीय क्षेत्र पर नेटवर्क, जैसे वाईफाई, ये सब हो गया। तो ये सब लघु प्रास है, दूर दूर तक काम नहीं करता। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, तीनों ही प्रौद्योगिकियां लघु प्रास यानी शॉर्ट रेंज संचार के लिए उपयोग की जाती है। तो निकट परिपथ क्लोज सर्किट टेलीविजन आमतौर पर यानी जिसको बोलते हैं सीसीटीवी, आमतौर पर सीमित क्षेत्र के भीतर निगरानी के उपयोग किया जाता है, जैसे कि एक इमारत या परिसर। ठीक है, फिर रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण RFID वस्तुओं को ट्रैक करने और पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है, आमतौर पर कुछ मीटर की दूरी के भीतर ही ये कर सकता है। ठीक है, फिर है बेतार स्थानीय नेटवर्क उलान, जिसको वाईफाई इसका उदाहरण समझ सकते हैं, इसका एक उदाहरण है, या फिर ब्लूटूथ ऐसा बोल सकते हैं, ये भी तो शॉर्ट ही रेंज होता है। तो वाईफाई इसका एक उदाहरण है। आमतौर पर एक घर, कार्यालय या छोटे सार्वजनिक स्थान में इंटरनेट और अन्य उपकरणों से वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है, उसी प्रकार से ब्लूटूथ भी करता है। इसलिए तीनों ही प्रौद्योगिकियां लघु प्रायश्चित्तियों प्रौद्योगिकियों के रूप में मानी जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोफिल्म जैव परत मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतरोपों पर बन सकती है। तो ये है क्या, बैक्टीरिया, ये सब का परत कहीं भी बन सकता है, जीव जंतु के शरीर पे बन सकता है, कोई निर्जीव वस्तु है उसके सतह पे भी बन सकता है। तो वही पहला की जैव परत, जिसको बायोफिल्म बोलते हैं, मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतरोपों पर बन सकती है। तो ये कथन भी सही होगा। फिर है जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर भी बन सकती है। तो जो खाद्य पदार्थ है उस पे भी क्या बैक्टीरिया का लेयर आ सकता है। तो ये बात भी सही है। जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है, और ये जो जीवाणुओं का समूह है जिसको बायोफिल्म बोलते हैं, वो क्या है, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के प्रति क्या प्रतिरोध भी दर्शा सकती है। तो ये सारा कथन सही होना चाहिए। ठीक है, इस कारण से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जैव परत बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतरोपों पर बन सकती है। बायोफिल्म बैक्टीरिया, कवक और अन्य सूक्ष्मजीवों का एक समुदाय है जो एक सतह पर चिपक जाता है और एक सुरक्षात्मक मैट्रिक्स में ढका रहता है। ये मानव शरीर में प्रत्यारोपित चिकित्सा उपकरणों जैसे कैथेटर, पेसमेकर, कृत्रिम जोड़ों आदि पर बन सकते हैं, जिससे संक्रमण हो सकता है और उपचार मुश्किल हो सकता है। फिर जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। खाद्य प्रसंस्करण
संयंत्रों, खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र क्या होता है, जहाँ पे भोजन को मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है, यानी कि मूल अनाज से अलग अलग प्रकार का जो प्रोडक्ट बनता है। बायोफिल्म उपकरण, पाइप और अन्य सतहों पर बन सकती है। ये बायोफिल्म खाद्य पदार्थों को दूषित कर सकती है, जिससे खाद्य जनित बीमारियां हो सकती है और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता खराब हो सकती है। फिर जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। तो बायोफिल्म में मौजूद बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकते हैं, क्योंकि बायोफिल्म मैट्रिक्स एंटीबायोटिक दवाओं बैक्टीरिया तक पहुंचने से रोक सकता है। इसके अलावा बायोफिल्म में बैक्टीरिया अपनी वृद्धि दर को धीमा कर सकते हैं, जिससे वे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति कम संवेदनशील भी हो जाते हैं। फिर प्रतिजैविकों, जिसको बोलेंगे प्रोबायोटिक्स, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिजैविक नहीं, प्राजैविक मतलब जो दूसरे पे जीवित रहता हो। तो प्राजैविक जीवाणु और इष्ट दोनों के बने होते हैं, तो ये कथन तो सही है। वो जीवाणु और इष्ट दोनों भी हो सकता है। ब्रेड ये सब में ईस्ट भी होता है। प्राजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारे आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। तो प्राजैविक, ठीक है, तो बहुत सारे प्राजैविक जो है हमारे शरीर में हैं, बैक्टीरिया वायरस तो हैं ही। खाए जाने वाले खाद्य में तो होते हैं, क्या शरीर में नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से होता है, ठीक है। तो ये तो कथन गलत है, नहीं पाए जाते हैं, ऐसे होते हैं। प्राजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक है। लैक्टोबैसिलस भी तो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो दूध में पाया जाने वाला है, लेकिन दूध को पचाने के लिए भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल नहीं चलेगा, ठीक है। तो दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया प्राजैविक हो जाएंगे, ठीक है। तो प्राजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक है, तो सही है। दूसरा कथन क्या है, गलत है। क्या बोल रहा है, प्राजैविक जीवाणु और इष्ट दोनों के बने होते हैं, यह कथन सही है। प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्ष्म जीव है, जिसमें बैक्टीरिया और इष्ट दोनों शामिल है, जो स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं जब पर्याप्त मात्रा में सेवन किया जाता है। फिर प्राजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु नैसर्गिक रूप से हमारे आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। तो ये कथन क्या है, गलत है। यह कथन गलत है। कई प्रोबायोटिक स्ट्रेन स्वाभाविक रूप से हमारे आंत में मौजूद होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ और सप्लीमेंट्स इन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवों की संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही आंत में लाभकारी प्रभाव वाले अन्य स्ट्रेन भी प्रदान करते हैं। तो अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो फिलहाल प्रीवियस है, 5 क्वेश्चन तक प्रीवियस रहेगा, फिर 5 क्वेश्चन आपका करंट साल भर के करंट से रिलेटेड रहेगा, साइंस से ही। प्राजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक है, यह कथन सही है। कुछ प्रोबायोटिक स्ट्रेन लैक्टेज एंजाइम का उत्पादन करते हैं, जो लैक्टोज दूध की चीनी तोड़ने में मदद करता है, इसलिए वे लैक्टोज असहिष्णुता वाले व्यक्तियों में लैक्टोज के पाचन में सहायता कर सकते हैं। यदि कोई मुख्य सौर तूफान, जिसको बोलते हैं सौर प्रज्वाल, पृथ्वी पर पहुंचता है, तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव, ठीक है। तो एक तरह से बोलते हैं इसको सौर्य से उत्पन्न तूफान, ठीक है। तो सौर्य तूफान क्या क्या प्रभावित कर सकता है वो हम देखेंगे। तो जीपीएस और दिक् संचालन यानी नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती है। तो जीपीएस और दिक् संचालन प्रणालियां क्या है, सौर तूफान के कारण क्या है, प्रभावित हो सकता है। विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती है। तो ध्यान देना, प्रत्यक्ष रूप से सौर आंधी से क्या है, तूफान नहीं आता है, मतलब सुनामी नहीं आता। सुनामी आने का कारण क्या है, समुद्र के अंदर भूकंप उठता है, उसके कारण आता है। पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट से में जो गड़बड़ी होता है और समुद्र के सतह के नीचे यदि होता है तो सुनामी ये सब आता है। तो डायरेक्ट रूप से सौर तूफान जो है ये सुनामी लाने का काम नहीं करता है। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं क्योंकि बिजली जो होता है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित क्या है, सौर तूफान कर सकता है, ठीक है। इस कारण से तीसरा सही हो जाएगा। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती है। तो पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां भी घटित हो सकती है। ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दाव आग्नियां घटित हो सकती है। तो दाव आग्नियां मतलब ये होता है जंगल ये सब में आग ये सब लगना, दावानल उसी को बोलते हैं। तो सौर तूफान के कारण पृथ्वी पे यानी कि आग नहीं लग सकता है, ये कथन गलत है। फिर उपग्रहों की कक्षाएं भी शुद्ध हो सकती है।
तो उपग्रहों की कक्षाएं भी विक्षुब्ध हो सकती है, क्योंकि सौर ऊर्जा के कारण क्या होता है, तापमान बढ़ता है। तापमान जब सौर बढ़ेगा तो फैलाव आएगा, जिसके कारण से क्या है, उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती है। अच्छा, एक और भी है, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, अच्छा ये तो काट ही दिया ना। तो ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। तो ये संचार, ये सब तो ऊपर भी बात था, नेविगेशन ये सब रिलेटेड, तो संचार माध्यम क्या है, इससे प्रभावित होगा। ऑप्शन 7 सही है। तो ध्यान देना है कि 2 और 5 को छोड़कर, तो 2 और 5 को छोड़कर चलते हैं तो ये सी में दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो वही थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, कथन को नहीं पढ़ते हैं डायरेक्ट। सौर तूफान पृथ्वी के आयन मंडल को बाधित करता है, जिससे जीपीएस संकेतों में त्रुटि हो सकती है, या वे पूरी तरह से विफल हो सकते हैं, क्योंकि आयन मंडल में ही क्या है, ये सैटेलाइट होते हैं। कह रहा है सौर तूफान सुनामी का कारण नहीं बनते। सुनामी आमतौर पर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या पानी के नीचे भूस्खलन के कारण होता है। फिर है सौर तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में धाराएं प्रेरित कर सकते हैं, जो बिजली के ट्रांसफर में अतिरिक्त भार डाल सकती है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। भी सही है। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती है। तो कह रहा सौर तूफान पृथ्वी के वायुमंडल में अवशोष आवेशित कणों की वृद्धि का कारण बनते हैं, जिससे ध्रुवीय ज्योतियां यानी उत्तरी और दक्षिणी रोशनी अधिक तीव्र और व्यापक हो जाती है। फिर है ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियां घटित हो सकती है। तो सौर तूफान सीधे तौर पर दावाग्नि जंगल की आग का कारण नहीं बनते हैं। जंगल की आग आमतौर पर सूखे या बिजली या मानवीय गतिविधियों के कारण लगती है, गलत है। फिर है ग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती है। सौर तूफान पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म कर सकते हैं, जिससे इसका विस्तार होता है। विस्तारित वायुमंडल को ग्रहों पर क्या अधिक ड्रैग डाल सकता है, जिससे उनकी कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती है। फिर ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। सौर तूफान आयन मंडल को बाधित कर सकते हैं, जो लंबी दूरी के रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सच है, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, या सही। तो अब देखेंगे बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स साल भर के अंदर के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे राजस्थान में सेमल ब्रिज बॉम्बेक्स सिवाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ बॉम्बेक्स सिवाइल क्या होगा, उसका साइंटिफिक नेम होगा। ठीक है, तो सेमल वृक्ष क्या है, ये तो इसका इमेज हमने भी देखा नहीं, ठीक है, लेकिन इसके बारे में देखते हैं। क्या बोल रहा है, सेमल के पेड़ को स्थानीय रूप से रेशमी कपास के पेड़ के रूप में भी जाना जाता है। फिर पारंपरिक प्रथाओं में इसके व्यापक उपयोग के बावजूद सेमल के पेड़ को औषधीय महत्व का नहीं माना जाता है। तीसरा है सेमल के पेड़ को काटना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। तो ये तो सही होगा पहले। फिर है कि पारंपरिक प्रथाओं में इसके व्यापक उपयोग के बावजूद सेमल के पेड़ को औषधीय महत्व नहीं माना जाता। दुनिया में ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जिसका औषधीय उपयोग ना हो, तो ये तो गलत ऐसे ही हो जाएगा। पर सेमल के पेड़ को स्थानीय रूप से रेशमी कपास के पेड़ के रूप में जाना जाता है, तो ये सही है। तो केवल 2 सही हो जाएगा। तो वही है, सेमल के पेड़ के फल में रेशमी कपास जैसे रेशे होते हैं, इसलिए इसे रेशमी कपास का पेड़ कहा जाता है। फिर है दूसरा, गलत। सेमल के पेड़ के विभिन्न भागों जैसे जड़, छाल, फूल, फल का पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग होता है। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और एक कॉमन सी बात है, यही माना जाता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जिसका औषधीय गुण ना हो। आगे है क्या, केवल एक कथन सत्य है, ये गलती है। यहाँ पे 2 सही होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या है, यह कथन गलत है। वन संरक्षण विशेष रूप से सेमल पेड़ को काटने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। यह अधिनियम वनों के संरक्षण और गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को विनियमित करने से संबंधित है। जहां तक ये सही होना चाहिए, 1980 के तहत ये क्या है, नहीं काटा जाता होगा। ठीक है, ये सही होना चाहिए, ये गलत नहीं है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा जारी ऑरेंज चेतावनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS द्वारा ऑरेंज चेतावनी तत्काल खतरे का संकेत देता है, जहां निकासी आवश्यक है।
निकासी मतलब उस जगह को खाली करना। तो ये ध्यान देना है कि ऑरेंज चेतावनी क्या है, एक खतरनाक चेतावनी का पहले का चेतावनी है। ठीक है, ये चेतावनी यदि मिल जाए तो अगले चेतावनी पे ध्यान रखना है कि अगले चेतावनी आखिर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऑरेंज चेतावनी जब मिलता है तो ऐसा नहीं है कि वहां से निकासी करना जरूरी है, रेड चेतावनी में करना होता है। पर कह रहा है ये चेतावनी विशेष, तो पहला तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और वो छठा में जो कंफ्यूजन हुआ था वो हम अगले दिन उसको डिस्कस कर लेंगे। ऐसा तो हमको लगता है दोनों सही था। यह चेतावनी विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु सहित कई राज्यों के निचले तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली संभावित लहरों के कारण जारी की गई थी। तो कुछ समय पहले ये जारी किया गया था और महासागरीय क्षेत्र में यह जारी किया जाता रहता है। तो ये सही है। ऑरेंज चेतावनी अगली सूचना तक प्रासंगिक है, जिसमें गतिशील और निरंतर निगरानी की स्थिति शामिल है। तो वही बात है जो हमने पहले बोला था कि जब ऑरेंज चेतावनी मिल जाए तो आगे के जो चेतावनी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उस पर ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात है, इसको आगे चलते हैं। कह रहा है CRISPR जीन संपादन क्या है, जिसका अक्सर समाचारों में उल्लेख होता है। इसका आर्टिकल भी हमने पहले देखा था और अभी जो भी लगभग लेकर आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आर्टिकल हमने देखा था। तो इसका डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे। आंसर क्या है? ऑप्शन सी। कह रहा है यह एक आनुवांशिक अभियांत्रिक तकनीक है जिसके द्वारा जीवित जीवों के जीनोम को संशोधित किया जा सकता है, मतलब उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो CRISPR जीन संपादन क्या है? तो यही है। ठीक है, तो CRISPR Cas9 जिसको बोलते हैं क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पालिंड्रोमिक रिपीट्स जीन संपादन तकनीक एक शक्तिशाली उपकरण है जो वैज्ञानिकों को डीएनए के विशिष्ट हिस्सों को सटीक रूप से संपादित करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग विभिन्न जीवों, पौधे, जानवरों और यहाँ तक कि मनुष्य में जीन को निष्क्रिय करने, बदलने या सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, बाकी CRISPR रोग विज्ञान संबंधी तकनीक नहीं है। फिर है कि CRISPR का उपयोग फसलों को कीट प्रतिरोधी है, लेकिन इसका एकमात्र उपयोग नहीं। मेन उपयोग वही है। करा CRISPR आश्रित पदार्थों को संश्लेषित करने की विधि नहीं है। हाल ही में R21 वैक्सीन खबरों में थी। इसका उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ध्यान देना है, R21 वैक्सीन खबरों में थी, तो ये मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। R21 वैक्सीन मलेरिया के लिए है। यह एक प्रायोगिक मलेरिया वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। R21 मलेरिया वैक्सीन विस्तृत जानकारी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है आखिर। ठीक है, तो विकासकर्ता कौन है इसका? यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट और भारत का क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। फिर कह रहा है R21 एक सब यूनिट वैक्सीन है, जिसका अर्थ है कि यह पूरे मलेरिया परजीवी का उपयोग करने के बजाय मलेरिया परजीवी के एक विशिष्ट प्रोटीन के कुछ हिस्सों का उपयोग करके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को तेज करती है। कह इस वैक्सीन में मैट्रिक्स एम नामक एक सहायक भी शामिल है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को और बढ़ाता है। फिर है प्रभावकारिता। तो प्रभावकारिता इसका कितना है? तो क्लिनिकल परीक्षणों में R21 वैक्सीन ने उच्च स्तर की प्रभावकारिता दिखाई है, खासकर बच्चों में। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि यह वैक्सीन 1 वर्ष तक 77% तक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रभावकारिता अलग अलग अध्ययनों और आबादी में भिन्न हो सकती है। फिर स्वीकृति और उपयोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2023 में R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिससे बड़े पैमाने पर उपयोग का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से अफ्रीका में मलेरिया के उच्च बोझ वाले क्षेत्रों में बच्चों का टीकाकरण करना है। फिर लाभ, उच्च प्रभावकारिता, क्लिनिकल परीक्षणों में प्रभावशाली परिणाम। सुरक्षा क्या है? वैक्सीन को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, जिसमें उत्पादन क्षमता, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन की बड़ी मात्रा का उत्पादन करने में सक्षम है, जिससे यह व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के लिए सुलभ हो जाता है। चुनौतियां क्या है? दीर्घकालिक प्रभावकारिता। वैक्सीन की सुरक्षा कितने समय तक बनी रहती है, यह निर्धारित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। फिर वितरण और पहुंच। अफ्रीका के दूरदराज के क्षेत्र में वैक्सीन का वितरण और पहुंच
सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकता है। टीकाकरण दर क्या है? यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि लक्षित आबादी के बीच उच्च टीकाकरण दर प्राप्त किया जाए। फिर मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित तो करता है, खासकर बच्चों को। R21 वैक्सीन एक आशाजनक उपकरण है जो मलेरिया के खिलाफ निभा सकता है। यहाँ पे है कि यह वैक्सीन कम लागत पर उपलब्ध होगी और इसे 2 से 3 खुराक दिया जाता है। फिर है हिस्टेरेक्टोमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? हिस्टेरेक्टोमी में गर्भाशय को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया जाता है, तो ये कथन सही है। ठीक है, कितने कथन सही है वही ढूंढना है। कह रहा है हिस्टेरेक्टोमी के बाद महिलाएं मासिक धर्म या बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, ये 2 कथन सही है, तो दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है हिस्टेरेक्टोमी में गर्भाशय को, ये तो वही है, कह रहा है ये कथन सही है। हिस्टेरेक्टोमी एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय को हटा दिया जाता है। दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि गर्भाशय को हटा दिया जाता है इसलिए महिला मासिक धर्म का अनुभव नहीं करेगी और बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होगी। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देखा, 5 करंट अफेयर से रिलेटेड था और 5 प्रीवियस क्वेश्चन था। और कल रहेगा साइंस का साल भर के अंदर से क्या? साइंस के आर्टिकल्स। तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।